हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए रेलवे स्पेशल साइंस। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है 15 दिसंबर से यहाँ पर रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम चालू होने वाला है। तो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपको साइंस बहुत अच्छे लेवल का पढ़ना होगा। साइंस पर पकड़ मजबूत बनानी होगी, क्योंकि 100 अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें कम से कम 20 से 22 प्रश्न आपके साइंस के ही आने वाले हैं। और पिछली बार की बात करें तो भाई जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें साइंस ऐसे लेवल की आई थी कि अच्छे अच्छे यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए थे। इस लेवल की साइंस आई थी। तो साइंस बहुत अच्छे लेवल की आती है और काफ़ी लार्ज मार्जिन में आती है साइंस, चाहे एनटीपीसी की बात करें या फिर हम ग्रुप डी की बात करें। कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी में 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं और लगभग 3 करोड़ फॉर्म यहाँ पर ग्रुप डी के भरे गए हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है रेलवे में, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको रेलवे के में अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है तो साइंस पर पकड़ मजबूत बनानी होगी। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि सर साइंस के वीडियो लेकर के आइए, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम आपके लिए रेलवे स्पेशल साइंस लेकर के आए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आपको पता है कि रेलवे विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को उठा करके ही बार बार रिवाइज करता है। बार बार यहाँ पर एग्जाम्स में ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो जब आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो देखिए, मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य की पाचन क्रिया। कैसे? अगर आप अपने भोजन का कोई निवाला तोड़ते हैं, अपने मुख में रखते हैं, तो शुरुआत में ही यहाँ पर आपकी जो लार होती है, उस लार में इतने एंजाइम्स होते हैं। तो उन एंजाइम्स का कार्य क्या होता है कि जो शुरू में आपके मुख में जो निवाला रखा गया है, उसको पाचन क्रिया प्रारंभ करना, उसका उन एंजाइम्स का कार्य होता है। तो आपके मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाता जाता है और जैसे ही पेट में पहुंचता है तो पेट में कई सारे अमीनो अम्ल होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचा देते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो सिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है हमारे शरीर में धमनी और सिरा दो चीज़ें होती हैं जिसकी सहायता से हमारे शरीर को रक्त पहुंचता है और हमारे शरीर को रक्त मिलता है। तो देखिए, इसका आंसर है अशुद्ध रक्त। अब आप पता कैसे चलेगा? तो देखिए, अगर आप अपनी कलाई देखेंगे तो कलाई में नीले नीले रंग की कुछ आपको धारियां दिखाई देंगी, पतली पतली। तो वो जो नीले रंग की धारियां हैं वही आपकी सिराएं होती हैं। और नीले रंग का वजह क्या है? क्योंकि उनमें अशुद्ध रक्त बहता रहता है, इसलिए वो नीले रंग की दिखाई देती हैं। फिर वो जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे हृदय को पहुंचता है, हृदय उसको फिल्टर करता है, और फिर उसके बाद में जो धमनियां होती हैं उनके द्वारा जो हमारा रक्त होता है वो हमारे शरीर में पहुंचता है। और तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। दोनों प्रश्न आपको क्लियर हुए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। अब याद कैसे करेंगे? तो बस एक लाइन याद रखिए, WBC। ये तो आपको याद ही होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। तो WBC याद रखिए। यहाँ पर W का अर्थ हो जाएगा वाटर और B और C आपके विटामिन हो जाएंगे। तो बस आप ऐसे याद कर सकते हैं WBC। तो BC को छोड़ करके बाकी सारे जितने विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, और जो B और C होता है वो जल में घुलनशील होता है। आसानी से आपको याद हो जाने वाला है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड बनाता है ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए, अगर आप थोड़ी देर तक खड़े रहिए तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जो पैर हैं वो थक गए हैं, थकान महसूस होती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही होता है कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मनुष्य को थकान किस वजह से महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड जमने की वजह से मनुष्य को थकान महसूस होती है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है 6। पीएच मान कई बार पूछा जाता है, रक्त का पूछा जाता है, मूत्र का पूछा जाता है, दूध का पूछा जाता है, पानी का पूछा जाता है। तो सारे के सारे पीएच मान पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं पीएच मान से संबंधित। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे हैं। अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न आपको जरूर टकराए होंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है अग्नाशय। जो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि होती है वो बहिस्त्रावी के बाद भी कार्य करती है और अंतःस्त्रावी की भांति भी कार्य करती है। तो दोनों की भांति कार्य करने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न एक बार आया हुआ था एमपी पुलिस में कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए,
पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका आंसर है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि काफ़ी सालों पहले की हम अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज़मीन थोड़ी अंदर धंस गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, जंगल वाली बात हम बता रहे हैं, जंगल में ऐसा हुआ हो तो जितने सारे पेड़ होते हैं, कोई जीव जंतु होते हैं, वो अंदर चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके ऊपर परतें जमती गई, मिट्टी की परत जमती गई। ठीक है, फिर तूफान आता गया तो मिट्टी की परत जमती गई। तो इससे क्या हुआ कि वो जो चीज़ें नीचे गई थी वो अवसाद के रूप में नीचे गई थी, और फिर सड़ने गलने के बाद में वहाँ पर कच्चा तेल बन जाता है, जिसे फिर बाद में मशीनों की सहायता से ऊपर निकाल लिया जाता है, और उसको फिर क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम उसी के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है कि उसका जो फिल्टर करते हैं और फिर पेट्रोलियम अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोलियम निकालते हैं, ग्रीस निकलती है, सारी चीज़ें निकलती हैं। तो वो जो चीज़ें नीचे गई थी वो क्या बन गई थी, अवसाद बन गई थी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो जैसे कि आप कभी मेले में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे होते हैं वो उड़ते रहते हैं, मतलब अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो गुब्बारे उड़ जाते हैं ऊपर की ओर। तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो हीलियम गैस भरी रहती है उन गुब्बारों के अंदर। ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये रेलवे के लिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। आग लगने की तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र में सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र में सबसे कम होती है आग लगने की संभावना। तो अगर आप जैसे दीपावली की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप दीपावली पे पटाखे चला रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सूती वस्त्रों को पहनिए। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र पर अगर कोई चिंगारी आ भी जाती है, कोई चिंगारी गिर भी जाती है, तो वहीं की वहीं उतना ही जला करके शांत हो जाती है, यानी कि सूती वस्त्रों में आग नहीं फैलती है, और जब बाकी अन्य जो वस्त्र होते हैं उनमें तुरंत आग पकड़ लेती है। तो सूती वस्त्र इसका सही आंसर हो जाने वाला है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अब जो एनटीपीसी का साइंस है वो आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर स्टार्ट हो चुका है। प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिससे कि कोई भी प्रश्न इससे संबंधित भी आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है सूत्रकणिका। ये प्रश्न एमपीपीएससी में आया था और बहुत लोगों की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया तो पता था, पर माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो पता ही नहीं था। तो क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे हम साइंस से संबंधित। एमपीपीएससी की बात करें, एमपीएसआई, एमपी पुलिस में भी जो साइंस आती है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो लौंग किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर है पुष्पकली से प्राप्त होती है लौंग। ये भी कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 की चलते हैं। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या फिर वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? देखिए, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उनको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ऐसे वृक्ष कौन से होते हैं? पलाश की बात करें हम तो पलाश के जो वृक्ष होते हैं वो पतझड़ में फूलते हैं और उनके जो फूल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो जब उनमें सारे वृक्षों में फूल आ जाता है तो अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ पर तो आग लगी हुई है, क्योंकि सारे के सारे फूल जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन की ज्वाला। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या है। किसी किताब का नाम नहीं है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि किसी किताब का नाम है, किताब का नाम नहीं है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म होता है बीसीजी का। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है भाई बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं ग्रुप डी में। लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, और ग्रुप डी में काफ़ी कम यहाँ पर जो है नंबरों पर सिलेक्शन हो गया था बच्चों का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर साइंस ने अच्छे अच्छों की हवाइयाँ उड़ा दी थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 है सिनेबार किसका अयस्क है? इसका आंसर है पारा यानी Hg का अयस्क है सिनेबार। ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? देखिए, गैस को अगर आप जलाते हैं, आप अगर एलपीजी की बात करते हैं, तो जब आप जलाएंगे तो सबसे गर्म जो हिस्सा होता है वो बीच का हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। देखिए, अगर आप प्रश्न सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको लगेगा ज्योतिहीन क्षेत्र, यानी कि वहाँ पर तो ज्योति है ही नहीं, तो इसको तो आप आंसर लगाएंगे ही नहीं, सबसे पहले इसको ही हटाएंगे। लेकिन यही भाई आंसर है। जो ज्योतिहीन क्षेत्र होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है, वही सबसे गर्म होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। आपको गर्मी, ठंडी ये सब कैसे महसूस होती है? तो हाइपोथैलेमस की मदद से ही महसूस होती है। शरीर को गर्मी और सर्दी यानी ताप का नियंत्रण जो होता है वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से किया जाता है हमारे मस्तिष्क के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं।
तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर है सिट्रिक एसिड होता है जो नींबू में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होने के कारण। देखिए, हीरे में कार्बन परमाणु अलग होते हैं और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अलग होते हैं। हालांकि चीजें दोनों एक ही है, लेकिन क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के अलग होने की वजह से हीरा चमकदार होता है और ग्रेफाइट काला होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जैसा कि अभी हमने आपको सॉल्व कराया था, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया था कि शिराएं और धमनी दोनों के द्वारा रक्त का परिवहन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? और रक्त की मदद से ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचती है। तो आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो जो रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? क्या रीजन है कि दूध से दही जम जाती है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, उनकी वजह से दूध से दही आसानी से जम जाती है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि दूध से दही जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो भाई रासायनिक रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है दूध से दही का जमना। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए, रासायनिक रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए, रासायनिक रिएक्शन ऐसी हैं, केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कि एक चीज़ से अगर दूसरी चीज़ बन गई तो फिर आप उस चीज़ से उसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर दूध से दही जम गई तो भाई दही से आप दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो जैसे कि पानी है आपका, ठीक है, तो पानी से वाष्प बनना। तो अगर आप जैसे पानी से वाष्प बन गया, अगर आपने मान लीजिए भगोने में पानी रख दिया गर्म करने के लिए, फिर उसको थाली से ढक दिया, तो वाष्प बन करके जो बूंदें होती हैं वो थाली में टकरा जाती हैं और वापस से जमीन पर ही आ जाती हैं, ठीक है। जैसे बरसात की बात करते हैं हम, तो हमने क्या किया, पहले पानी से भाप बनाई और भाप से फिर से पानी प्राप्त कर लिया। तो वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो स्कर्वी रोग होता है, क्या वजह है कि स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। क्या होता है इसमें होंठ फट जाते हैं, ये सारी मतलब त्वचा से संबंधित जो भी बीमारी होती है वो आपकी विटामिन सी की कमी से होती है। इसीलिए कहा जाता है आंवले को अधिक से अधिक खाइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एसिड होता है जो कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो आपकी कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये आपसे पूछा गया है। देखिए, टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है। तो टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो जैसे जब आपका बल्ब फ्यूज होता है तो टंगस्टन कम क्रियाशील धातु होती है, तुरंत एकदम फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसी के जो फ्यूज होता है उसको अगर आप किसी मोटे तार से या फिर लोहे के तार से लगा देंगे तो क्या होगा? फ्यूज नहीं होगा वो। और फ्यूज ना होने की वजह से आप मान लीजिए आपके घर में लाइट बहुत तेज़ हुई और आपका बल्ब जो है, वो जो फिलामेंट है वो फ्यूज नहीं हुआ, तो आपके जो घर में अन्य चीज़ें हैं, अन्य उपकरण हैं, वो सारे के सारे फ्यूज हो सकते हैं, उनको मतलब नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो फिलामेंट लगाया जाता है वो टंगस्टन का लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो हड्डी होती है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है, इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ, रिपीटेड प्रश्न है ये। अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 26 है, मधुमेह रोग होता है, क्यों होता है मधुमेह रोग? आइए आपको जानकारी देते हैं। मधुमेह को ही इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। तो देखिए, इंसुलिन के अभाव के कारण मधुमेह रोग होता है। प्रश्न नंबर 27 है, मलेरिया के उपचार की दवा को किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? आंसर है सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है मलेरिया के उपचार की दवा, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एनटीपीसी में 3 बार आया हुआ है, जो प्रीवियस 2016 में एग्जाम हुआ था। तो रेफ्लेसिया जो पुष्प होता है उसका जो रेफ्लेसिया जो पादप है उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में टकराने वाला है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न हमने आपको पहले भी कराया है। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, जो साइंस के ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, अगर वो सारे के सारे प्रश्न आपको देखने हैं तो एक बार आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको साइंस का हीरो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी।
उसमें जाकर के आप सारे के सारे वीडियो देखिए। आपको साइंस मजबूत करना ही करना है अगर आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, रेलवे के लिए स्पेशली है। और साइंस तो हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। जेल पैरी में भी 20 नंबर का साइंस आता है, एमपी पुलिस में भी साइंस आता है, एसआई में भी साइंस आता है, यूपी के सभी एग्जाम्स में साइंस आता है। तो साइंस तो मजबूत करना ही करना है भाई। तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है सोयाबीन और मशरूम जो है वो प्रोटीन के सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होते हैं। देखिए, मांसाहारी लोगों को प्रोटीन मांसों से मिल जाती है, मांस खा लेते हैं उनको प्रोटीन मिल जाती है। क्या करें अब शाकाहारी लोग, उनको भी तो प्रोटीन चाहिए, तो उनको प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? तो सोयाबीन और मशरूम से सबसे अधिक प्रोटीन की प्राप्ति होती है शाकाहारी लोगों को। और एक बात और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए स्पेशल, तो सोया प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कई बार हमने आपको बताया है सोयाबीन का प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में आए हुए थे। ये सारे के सारे रिपीटेड प्रश्न हैं, आपको एमपी पुलिस में भी देखने को मिलने वाले हैं, यूपी एसआई में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इन प्रश्न को 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएंगे। और हमने जैसा आपको पहले ही बोला है, आपको साइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको कहीं भी सिलेक्शन लेना है तो। अब देखिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर यहाँ पर साइंस भी चालू कर दिया गया है। एनटीपीसी की बेहतरीन तैयारी हम करवा रहे हैं। जीएस की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, सारी की सारी तैयारी हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो अब की बार एनटीपीसी ग्रुप डी पार, बिल्कुल जी हाँ भाई, ठीक है। और आप एक काम और कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, और सामने ही आपको नोटिफिकेशन की बेल दिख रही होगी, उस बेल को दबा देंगे तो क्या होगा, हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमारी वीडियो की। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज चालू रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।